नमस्कार, मैं हूं अजय। फिल्मी दुनिया में 53 दिन 3 सुसाइड। अनुपमा पाठक ने खुदकुशी की। अब ये तीसरी सुसाइड की घटना आ रही है सामने। फिल्मी दुनिया से जुड़ी तीसरी ये खुदकुशी ने सबको हैरान कर दिया है। सवाल सबके मन में कि आखिर क्या हो रहा है फिल्म जगत में। पहले सुशांत की खुदकुशी की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब यह मामला सीबीआई के पास तक पहुंच चुका है। ईडी पड़ताल कर रही है। उसके बाद अभिनेता समीर और अब अनुपमा की खबर सुसाइड की। भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस अनुपमा पाठक घर में फांसी के फंदे पर झूल गई। मुंबई के दहिसर इलाके में रहती थी अनुपमा। पिछली ही रात फेसबुक पर लाइव किया था। उस दौरान संकेत दिए थे, रोते हुए फेसबुक पर लाइव किया था। पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। 2 दिन पहले अभिनेता समीर शर्मा ने खुदकुशी की। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह ने कथित तौर पर सुसाइड किया। और अब एक और अभिनेत्री ने, अनुपमा पाठक ने, बॉलीवुड की चमकती दुनिया के पीछे का अंधेरा क्या लील रहा है। एक के बाद दूसरे सितारों को निगल रहा है। क्या वजह है? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सब के सब सुसाइड हैं या कुछ और हैं? और अगर खुदकुशी है तो उसके पीछे की वजह क्या है? कौन से वो हालात हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो पूरे देश में लोगों के जहन में है। सुशांत राजपूत केस में रिया से पूछताछ हो रही है। अब ईडी की टीम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। ईडी की एक टीम नवी मुंबई पहुंची। सुशांत रिया के नाम से बनी कंपनी की भी जांच हो रही है। काफी नानुकुर के बाद रिया ईडी के सामने पेश हुई और अब सवालों के जवाब इस वक्त दे रही है। पूछताछ चल रही है। मुंबई में ईडी की टीम रिया से पूछताछ कर रही है। सवाल वो बहुत सारे हैं, लेन देन को लेकर है ईडी के पास कि सुशांत के अकाउंट से जो पैसे गए, जिसको रिया चक्रवर्ती ही हैंडल करती थी, कहा जा रहा है रिया के खाते में गए पैसे बहुत सारे और रिया की कंपनी में लगाए गए पैसे। तो इन सब की पड़ताल अमित राय हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, जो इस पूछताछ पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, इस वक्त रिया ईडी के सवालों का सामना कर रही हैं। क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? कब तक चलेगी ये पूछताछ? कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, पिछले 5.5 घंटों से लगातार पूछताछ शुरू है और पहले जो है उनकी व्यक्तिगत जानकारी ली गई, यानी उनके परिवार के बारे में, परिवार की आय क्या है, उनका एड्रेस क्या है। उसके बाद हमने देखा कि दूसरे चरण की पूछताछ हुई और जो ज्वाइंट डायरेक्टर है उनके साथ 4 लोगों की टीम जो है वो मिलकर पूछताछ कर रही है कि जो कंपनियां जो है सुशांत की बनी थी, 4 कंपनियों में से एक में आप डायरेक्टर हैं, एक में आपका भाई डायरेक्टर है, तो किस तरह से ये एमओयू साइन हुआ था। कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले एक एमओयू होता है, जो पूरे ऑफिशियल पेपर बनते हैं। वो दस्तावेज जो है मंगाए गए थे रिया के साथ, वो दस्तावेज जो है देखे गए। फिर किस तरह से आपके भाई शोभिक की एंट्री हुई, उसका उससे भी पूछताछ जो है हो रही है। मैं आपको बताऊं, 4 अलग अलग कमरों में 4 लोगों से पूछताछ हो रही है। एक कमरे में रिया है, दूसरे में उसका भाई शोभिक है, तीसरे में श्रुति मोदी है और चौथे में जो है रिया का जो सीए है रितेश शाह। तो लगातार ट्रांजेक्शन को लेकर पूछताछ चली, कैसे रिश्ते थे सुशांत के आपके साथ, फिर कंपनियों में आप कैसे डायरेक्टर बनी, आपका भाई कैसे डायरेक्टर बना, जो आरोप लगाया जा रहा है 15 करोड़ रुपए निकालने का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 4 बैंक खातों की डिटेल जो मिली है ईडी को, उसमें जो है पैसों के लेन देन की बात सामने आई थी। दूसरा जो आईटीआर जो है 5 साल का मांगा गया था, इन्होंने मना कर दिया कि अभी मेरे पास जरूरी दस्तावेज नहीं है और मुझे कुछ याद नहीं है, तो मैं जो अपने वकीलों को जो है आपको आईटीआर के पेपर भिजवा देंगे। दूसरा सवाल ये भी पूछा गया कि किस तरह से कंपनियों में जो है आपकी संलिप्तता थी, तो क्या आप जो सुशांत से पूछ के जो पैसों का ट्रांजेक्शन करती थी या उन्हें धोखे में रख के पैसों का ट्रांजेक्शन किया जा रहा था। क्योंकि जो श्रुति मोदी है, जो उनकी बिजनेस मैनेजर है, वो पहले जो है सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी और उसके बाद उन्होंने रिया की बिजनेस मैनेजर बन गई। तो आखिरकार श्रुति मोदी ने क्यों यहाँ से वहाँ जो है क्विट किया? आखिर क्या रिया उनको ज्यादा पैसे देती थी? इस तरह का प्रलोभन श्रुति को दिया गया था, क्योंकि श्रुति ने मुंबई पुलिस के स्टेटमेंट में ये बताया था कि रिया जो है अपनी नई कंपनी को लेकर उनसे बातचीत करते थे और ये वही नई कंपनी को लेकर जिसके डायरेक्टर शोभिक हैं। तो दूसरे कमरे में जो है श्रुति से पूछताछ चल रही है। रिया का जो भाई है शोभिक, क्योंकि एक कंपनी में शोभिक डायरेक्टर था और पैसों के लेन देन पे जो है शोभिक और रिया दोनों हावी थे। तो तीसरे कमरे में उनसे पूछताछ चल रही है और ये इन्होंने किस तरह का आईटीआर भरा हुआ, जिसके आईटीआर से साफ जाहिर होता है कि इनकी जो नेटवर्क थी वो
10 लाख से लेकर 14 लाख 4 लाख रुपए बढ़ी थी। आखिरकार इनके अकाउंट में जो है सिर्फ 2-3 लाख रुपए बचे हुए थे। करोड़ों रुपए की इन्होंने संपत्ति कैसे खरीदी, क्योंकि खाड़ इलाके में जो घर इन्होंने खरीदा था वो घर अब लगभग 80 से 85 लाख का था, जिसमें 25 लाख की पेमेंट की गई थी और बाकी जो है 60 लाख रुपए जो है एसबीआई बैंक से लोन लिया गया था। उसके बाद जो है नवी मुंबई के उलेमा इलाका जो रायगढ़ इलाके में पड़ता है, वहां पे एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 506 जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए और वो फ्लैट जो है रिया के पिता के नाम पर है। और सबसे बड़ी हैरानी करने वाली बात यह है कि जिन 2 कंपनियों में रिया और रिया का भाई डायरेक्टर है, वो दोनों कंपनियां इसी फ्लैट नंबर 503 पे जो है रजिस्टर्ड है। तो आखिर का फ्लैट के नंबर पे जो है कंपनी ऐसी रजिस्टर की गई, क्या जरूरत इन कंपनियों को खोलने की, किस तरह का ट्रांजेक्शन था, क्या रिया ने कोई रील जो है बनवाई थी, कोई वसीयत जो है बनवाई थी सुशांत सिंह राजपूत से, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। और जो पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ है सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में, वो पैसों का ट्रांजेक्शन क्यों हुआ है, पूजा पाठ के लिए पैसों का ट्रांजेक्शन दिखा था, वो क्यों हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज रेटिंग के हाथ जो कॉल डिटेल लगी थी उसमें साफ तौर पर दिखा था कि पूरे 1 साल में सिर्फ 137 बार जो है सुशांत से बात हुई और 2 बार एसएमएस हुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा प्यार था तो सिर्फ 137 बार की बातचीत हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि श्रुति मोदी जो पहले सुशांत की मैनेजर थी, फिर रिया की मैनेजर बनी, उनसे जो है लगभग इस पूरे मामले में जो है 808 बार साल भर में बात हुई है। तो श्रुति जब पूछा जा रहा है इतनी बातचीत क्यों है, क्या आप जो इन्फॉर्मेशन देती थी यहाँ पर सुशांत की, फिर जो बिजनेस जो टीम थी यहाँ पर वो किस तरह से काम करती थी। शोबिक से जो है पूरे साल भर में 886 बार बातचीत हुई थी, तो शोबिक से भी लगातार बातचीत कर दी और इन पूरे लोगों का लेखा जोखा जो है वो उनका सीए रितेश शाह देखता था। आज रितेश शाह से दूसरी बार पूछता इन शॉर्ट अमित, इन शॉर्ट जिस तरीके से रिया सवालों से भागती रही, कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड भी हो गई थी, पूरे घर के लोग गायब हो गए थे अपने घर से, आज ईडी के सामने पेश होने से नानकुर कर रही थी, और अब जो सारी बातें आप बता रहे हैं, जो फैक्ट उभर के आ रहे हैं, इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है क्या इस वक्त कि रिया अब शक के घेरे में आ चुकी है, बहुत सारे शक की वजह पैदा हो रही हैं? देखिए, शक के घेरे में नहीं, सिर्फ ये पूरी तरह से फंस चुके हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि एक दाव जो है रिया के वकील ने सुबह खेला था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अभी की पूछताछ से छूट दिया, लेकिन सख्त लहजों में ईडी ने मना कर दिया कि आपको ईडी दफ्तर आना ही पड़ेगा और आपसे पूछताछ की जाएगी और सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो अभी जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में है और शायद 18 तारीख इस मामले की सुनवाई की खबर आ रही है। तो कहीं ये पूरा मामला इनके विरोध में न चले जाए, क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा कि रिया को बुलाया गया पूछताछ, फिर भी नहीं पहुंची वो, तो इस शायद डर से जो है इस कानूनी जो उलझन से बचने के लिए वो पहुंची। लेकिन कुल मिला कह सकते हैं कि रिया के जो सुशांत के चारों बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है वो ईडी के पास है। ईडी के एक टीम ईडी दफ्तर पूछताछ कर रही है, दूसरी टीम जो नवी मुंबई पहुंची है वही फ्लैट नंबर 503 की जांच पड़ताल करने कि आखिर फ्लैट के एड्रेस से कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया, और रजिस्ट्रेशन में हुआ भी कि ये फ्लैट तो रिया के पिता के नाम पे है, तो इस फ्लैट के नंबर पे क्यों रजिस्ट्रेशन हुआ, इन सारी चीजों की जांच कर रही है। एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल सामने आई कॉल डिटेल से कि 4 बार जो है डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से रिया की बात हुई थी। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे जोन 9 के डीसीपी है, बांद्रा के डीसीपी है, जिनके जुरिडिक्शन में पूरा मामला हुआ था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन का सीनियर पुलिस अधीक्षक होता है, वो अगर जांच पड़ताल कर रहा है, तो आखिरकार अभिषेक त्रिमुखे ने फोन क्यों किया? अभिषेक त्रिमुखे पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती के टच में थे, क्योंकि पहले अभिषेक ने मैसेज किया था रिया को, उसके बाद 2 बार फोन अभिषेक की तरफ से गया था और 2 बार फोन रिया की तरफ से आया था। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार क्या पुलिस जो है, मुंबई पुलिस इन सारी चीजों में मिली जुली है, मिली भगत चल रही है। एक अभी जानकारी आई है कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा, जिस तरह से इस पूरी जांच को साफ तौर पे सवालों की लंबी फहरिस्त हो चुकी है और जितने सारे तथ्य उभर के सामने आ रहे हैं, उसके बाद रिया के इर्द गिर्द फंडा कसता नजर आ रहा है इस पूरे मामले में कि कहीं ना कहीं जो हालात पैदा हुए, या तो सुसाइड या मर्डर के, उसमें क्या रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ी किरदार है। ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही है, बता रहे थे हमारे संवाददाता अमित मुंबई से। और अब आपको सुनवाते हैं कानपुर कांड से जुड़ा एक्सक्लूसिव ऑडियो। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है? हाँ वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर, लगा हुआ आसपास के हैं, एक ही है सर।
उन गाँव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना। फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना जी सर, इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो जो कर रहे हैं, कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अब जो है तो मुझसे कह रहा है कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 साल कोर्स ले लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना। अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर आप आइएगा, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना। जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना। नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर, ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा, ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना से देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को, वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। आइए, अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोतवाली ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब ने, अरे वो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था, हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख। बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको लपेटूंगा मैं, है ना। ये स्थिति है सर इसकी। इससे तो हम इसीलिए बात करना साहब इससे वो कर दिया। और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीओ। तो आज अब जब इसने मुझे कहा कि बगैर साहब आपके नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि तुम किस किस मामले में मुझको बताया आज तक। आज दबिश की दिक्कत हो गई तो मुझे जरूरत पड़ गई। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये है ये वो लोग नहीं है कि ये कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे मैं देखता हूँ। अरे सर देख, वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है, वो तो फोन उसपे बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब। मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुँच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ सब थाने में। चलिए कोई परेशान मत होइए। सब नहीं साहब, हम लोग न जाने कितनी। मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ भी देखता हूँ मैं, प्रयागराज में भी देख के आया, जितना गस्टेड ऑफिसर काम करता है उतना काम कोई नहीं करता। न जाने कितनी साहब बरसातें देखी हैं। ऐसा थोड़ा है सर, हम लोग वैसे थोड़ा कि जैसे अपराधियों से वो करके पीछे हट जाए। लेकिन इसकी बात इसके उससे मुझे चिढ़न। देवेंद्र मिश्रा सीओ बिल्हौर जो एसपी ग्रामीण को सारी बातें बता रहे हैं। ये देवेंद्र मिश्रा उस रात एम्बुश में मारे गए जिस दबिश के लिए बुलाया था इनको वहां के थानेदार ने, और यही वो वाकया है। उसके ठीक पहले की ये बातचीत है और इसलिए अहम हो जाती है कि क्या सब कुछ प्लान के तहत, साजिश के तहत बुलाया गया था सीओ देवेंद्र मिश्रा को और बाकी पुलिस वालों को। आपको बताएं कि वायरल वीडियो में पूर्व एसएसपी तिवारी
का जिक्र आया है। अनंत देव तिवारी का नाम लिया था, जिस पर उन्होंने सफाई दी है। अब चौबेपुर जनपद कानपुर नगर में एक जुआ के संबंध में जो वहाँ पर के उस समय के सीईओ देवेंद्र मिश्र थे, उनके द्वारा एक ऑडियो एक SPRA से हुई वार्ता के संबंध में एक ऑडियो अभी सामने आया है। उस वायरल ऑडियो के संबंध में मुझे स्पष्ट करना है कि जो उसमें आरोप ये है कि तत्कालीन SO विनय तिवारी SO चौबेपुर द्वारा गैंगस्टर नहीं लगाने पर पैसा लेने की बात है। तो इस पर मुझे ये कहना है कि जब जुआ हुआ था वो चौबेपुर थाना क्षेत्र में था, और जब संज्ञान में ये चीज़ आई थी तो उस जुए की घटना की FIR मुकदमा ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर करके थाना क्षेत्र थाना चौबेपुर में पंजीकृत न करा करके मैंने थाना बिल्हौर में पंजीकृत कराया था, इसलिए कि जिससे कि पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष तरीके से उसमें जांच हो सके और इनके जो SO हैं इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाए, SO का कोई दखल ना रहे, ये सुनिश्चित किया था। और वो FIR इसीलिए बिल्हौर थाने पर पंजीकृत कराई गई थी, जिससे कि जांच विवेचना आरोप पत्र या गैंगस्टर लगाने की जो भी कार्रवाई हो वो इंस्पेक्टर बिल्हौर और CO बिल्हौर द्वारा की जाए। SO चौबेपुर विनय तिवारी का रोल पूरा का पूरा मैंने खत्म कर दिया था। वेलकम बैक। कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे अब नहीं रहा, लेकिन उसके नाम पर कानपुर में धमकी का कारोबार अभी चल रहा है। खुद को विकास दुबे का भाई बताने वाला एक शख्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के कर्मचारी को फीस वापसी के लिए जान से मारने की धमकी दे रहा है और इसका ऑडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित ने कानपुर के जूही थाने में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। अरे तुमको सब पता है, तुम जाते थे घर में रुकते थे, तुमको सब पता है, मगर बात की बात है, तुम नहीं बोलोगे, हमको पता है, ठीक है। मगर जब तुमको मिले तो उससे तुम मेरी बात करा देना, कह देना राम भाई का पैसा चाहिए, नहीं किदवाई नगर ऑफिस में यहाँ किया कि अब वो समझ जाएंगे उनके साथ क्या होगा, क्योंकि अब दिमाग खराब है, पैसा है नहीं मेरे पास, पैसा चाहिए मेरा 22,000, मेरा पैसा जमा कराया है और घर पे मेरे आए थे 75 लोग गवाह हैं, मेरे घर पे आए थे और क्या कह के आए थे कंप्यूटर कोर्स मिलेगा, नहीं मिला है, फर्जी सर्टिफिकेट मिला है, कोर्स एक दिन किया नहीं और फालतू का सर्टिफिकेट मिला है। जब एक दिन कोर्स नहीं किया तो सर्टिफिकेट किस काम का, तुम बताओ किस काम का? हमने 6 महीने कोर्स करते सर्टिफिकेट मिलता, जब कोर्स नहीं किया है तो सर्टिफिकेट किस काम का? तुम ये बात के गवाह हो। अच्छा तुम बताओ, तो हम किसी स्कूल में पैसा जब पढ़ेंगे नहीं तो सर्टिफिकेट किस काम का, तुम बताओ भाई। यदि हम 6 महीना पढ़ेंगे तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगा ना। ठीक है, अच्छा भाई अभी हम बोल देंगे, तो बाकी हम तुमसे फिर मुलाकात करेंगे। यार मूड खराब है मेरे भाई, किसी को मार मोड़ देंगे जान से, कोई दिक्कत नहीं यार, पैसे कोई दिक्कत, ठीक है ना, पावर भी है, पैसा भी। विकास दुबे अपना भाई था, तो मरा है ना। विकास दुबे के जानने वाले बहुत थे, मेरे पास हैं, गुर्गे अभी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बहुत लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो अजय कपूर है ना, सब भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता दे मेरे भाई, उससे बोल देना मेरा पैसा दे दे इज्जत के साथ, नहीं मार दूंगा जान से, मार दूंगा जान से, ठीक है, बोल देना राम ठाकुर से बात कर ले। तो विकास दुबे नहीं है, लेकिन उसका नाम अब भी धमकी में जारी है। खबरों का सिलसिला।